आगे पढ़ते हैं जी। अगली रिट है प्रोहिबिशन की। प्रोहिबिशन मतलब टू फॉरबिड, मना करना। कौन इशू करता है? हायर कोर्ट। किसको? लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को। मतलब ऐसी बॉडी जो जहां तो जुडिशरी कैरेक्टर की है फुली, या क्वासी जुडिशियल नेचर की है। क्या कहता है? फॉरबिड करता है। हायर कोर्ट लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को प्रिवेंट करता है फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन। बी भाई लोगों, आप अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जा रहे हो, आप अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहे हो, तो यहीं पर रुक जाओ। ठीक। मैंडेमेंट्स क्या था? कमांड करता, भी आप काम करो। प्रोहिबिशन क्या है? मना करता, भी आप ये मत करो। आगे है जी सर्टियोलरी। इसका मतलब है जी टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। मैं सर्टिफाई करता हूं, मैं तस्दीक करता हूं। दिस रिट इज इशूड बाय ए हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। सेम बात है, पर एम क्या है? जहां पर एम है जी टू ट्रांसफर ए केस पेंडिंग विद द लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू इटसेल्फ। भी है निचली अदालत, जहां कोई ट्रिब्यूनल को कहते हैं कि तुम्हारे पास जो केस है वो मुझे दे दो। जहां टू स्क्वैश द ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन ए केस। किसी केस में निचली अदालत ने या ट्रिब्यूनल ने कोई वर्डिक्ट दिया है, कोई ऑर्डर दिया है, उसके ऑर्डर को स्क्वैश कर देना, खारिज कर देना। तो हम देखते हैं कि इस रिट की जो नेचर है वो प्रिवेंटिव भी है, ठीक, और क्यूरेटिव भी है। क्यूरेटिव हमने ये पढ़ा कि जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है उसको क्योर कर देना, उसको स्क्वैश कर देना, और उनके पास जो केस है वो अपने पास ले लेना, उनको कहना कि ये तुम्हारे कार्य क्षेत्र में नहीं है। तो ये क्या है? प्रिवेंटिव। तो इन 1991 में क्या हुआ? द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? द सर्टियोलरी रिट कैन आल्सो बी इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी के साथ साथ आप एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के खिलाफ भी ये वाली रिट सर्टियोलरी की रिट जारी कर सकते हो, इशू कर सकते हो। दैट अफेक्ट्स राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है जी, बट इट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडीज। लेजिस्लेटिव बॉडी और प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडीज, प्राइवेट बॉडी के खिलाफ ये रिट इशू नहीं जारी की जा सकती। ठीक है जी। आगे है जी क्यो वारंटो की रिट। इसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। भी आपने एक ऑफिस ऑक्यूपाई किया है, आपके पास क्या अथॉरिटी है, इसको समझते हैं जी। मान लो एक पर्सन है ए, वो होल्ड्स पब्लिक ऑफिस, उसने कोई पब्लिक ऑफिस में वो कार्यरत है, पब्लिक ऑफिस को होल्ड करता है। अनदर पर्सन बी चैलेंजेस लीगैलिटी ऑफ ए। तो दूसरा पर्सन बी कहता है देखो जी जो ए है उसने ये वाला पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है पर वो एलिजिबल नहीं है और लीगल नहीं है फॉर होल्डिंग द पब्लिक ऑफिस। ठीक है जी। द कोर्ट कैन इशू द रिट ऑफ क्यो वारंटो टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ द क्लेम। तो इस क्लेम की लीगैलिटी को देखने के लिए कोर्ट क्यो वारंटो की रिट जारी कर सकता है। मतलब देखिए, वो पूछ सकता है कि हाँ भी तुम्हारी क्या अथॉरिटी है कि तुमने जो इस ऑफिस को होल्ड किया है। दस दिस रिट प्रिवेंट्स इलीगल यूसर्पेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय ए पर्सन। ठीक है ना, कोई बंदा गैर कानूनी ढंग से पब्लिक ऑफिस को क्या है ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। यूसर्पेशन मीन्स टेकिंग समवन्स पावर और प्रॉपर्टी बाय फोर्स। आप किसी और की प्रॉपर्टी या जगह को ताकत के बल पर ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। ठीक है ना, किसी ने ऑफिस होल्ड कर लिया तो उसकी लीगैलिटी को चेक करने के लिए कोर्ट ये वाली रिट जारी कर सकता है। बाय व्हाट अथॉरिटी? ठीक है ना, क्यो वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के साथ आपने ये ऑफिस ऑक्यूपाई किया है। ठीक है जी। द पब्लिक ऑफिस शुड बी क्रिएटेड बाय एन एक्ट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो ये ऑफिस है वो जहां तो स्टैट्यूटरी हो, मतलब किसी एक्ट के द्वारा, पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा, है ना, या किसी और कानून के द्वारा बना हुआ होना चाहिए, जहां संविधान में के द्वारा बना हुआ होना चाहिए ये वाला पब्लिक ऑफिस। दिस रिट कैन नॉट बी इशूड फॉर प्राइवेट बॉडी और मिनिस्ट्रियल ऑफिस। उनके खिलाफ नहीं आप कर सकते, किसी प्राइवेट बॉडी के लिए और जो मिनिस्ट्री के लिए नहीं कर सकते।
दूसरों के लिए कर सकते हैं जो कि कोई एक्ट के द्वारा मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी हो या संविधान के द्वारा जिसका निर्माण हुआ हो। प्राइवेट बॉडी के खिलाफ नहीं और मिनिस्ट्रियल ऑफिस के खिलाफ नहीं, है ना। जो हमारे मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, उनके खिलाफ ऐसी रिट नहीं जारी की जा सकती, प्राइवेट बॉडी के खिलाफ भी नहीं, सिर्फ जो आपका पब्लिक ऑफिस है उसके खिलाफ। ठीक है जी। द रिट ऑफ क्यो ब्रंटो कैन बी सॉट बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, जिसको तो हानि हुई है, जिसको हम कहते हैं एग्रीव्ड पर्सन, वो जा सकता है कोर्ट और ऊपर वाली 4 रिट जारी करवा सकता है। पर क्यो ब्रंटो वाली रिट जरूरी नहीं है जो एग्रीव्ड पर्सन है, जिसको हानि हुई है, वही कोर्ट में जाए, उसकी जगह पर कोई तीसरा बंदा भी जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वाली रिट कैन बी सॉट बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन एंड नॉट नेसेसरली बाय द एग्रीव्ड पर्सन। ठीक है जी। दिस इज नॉट द केस विद द अदर 4 रिट्स। ऊपर वाली 4 रिट में ये वाली बात नहीं है। क्यो ब्रंटो में एग्रीव्ड पर्सन के अलावा, मतलब जिसको हानि हुई है, जिसको जो तकलीफ है, जिसके फंडामेंटल राइट आहत हुए हैं, वही जाता है। तो क्यो ब्रंटो में क्या है, एग्रीव्ड पर्सन के साथ साथ कोई दूसरा पर्सन भी कोर्ट जा सकता है और ये वाली रिट जारी करवा सकता है। ठीक है ना। नॉट कैन बी सॉट बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन, ये बात है। आगे है जी फंडामेंटल राइट्स एंड आर्म्ड फोर्सेस। अब आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर फंडामेंटल राइट्स कैसे लागू होते हैं। आर्टिकल 33 कहता है द फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ पुलिस फोर्सेस। देखो, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है, चाहे पुलिस फोर्सेस की बात हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात हो, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसी की बात हो, या कोई अदर ऐसे सच फोर्सेस की बात हो, ठीक है ना, तो उनके फंडामेंटल राइट्स क्या है, कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, मतलब कंट्रोल किए जा सकते हैं, उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, या एब्रोगेटेड। एब्रोगेटेड मतलब पूरे के पूरे खारिज कर देने, उनके पास कोई भी फंडामेंटल राइट ना रहे। कौन कर सकता है, बाय द पार्लियामेंट। जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट भी किए जा सकते हैं और एब्रोगेट भी किए जा सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट होता है कंट्रोल लगा देना, एब्रोगेट का मतलब होता है पूरे के पूरे खत्म कर देने, किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है जी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो ये जो आर्म्ड फोर्सेस है ना, ये हथियारबद्ध सेनाएं होती हैं, तो इनके अंदर डिसिप्लिन लाने के लिए और ताकि ये अपनी ड्यूटी प्रॉपरली डिस्चार्ज कर सके, है ना। आप समझ के देखो ना, अगर आर्म्ड फोर्सेस वाले ये डिमांड करने लग जाएं कि हमारा ये वाला फंडामेंटल राइट है ना, तो हमें ये भी फंडामेंटल राइट है, तो स्टेट क्या है, ढंग से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। आर्म्ड फोर्सेस की एक जरूरी कंडीशंस होती हैं कि वो अपने अथॉरिटी की कमांड को माने, तो इसलिए आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को आप, जो पार्लियामेंट है, वो कंट्रोल कर सकता है। क्यों, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज। अपनी ड्यूटी, उनकी ड्यूटी की प्रॉपर डिस्चार्ज हो और डिसिप्लिन मेंटेन रहे, इसके लिए ये प्रोविजन दी गई है। तो इस प्रोविजन के अंतर्गत जो पार्लियामेंट है उन्होंने कई प्रकार के कानून बनाए, जैसे आर्मी के लिए आर्मी एक्ट बनाया 1950 में, नेवी के लिए नेवी एक्ट बना दिया 1950 में, सिमिलरली एयरफोर्स के लिए एयरफोर्स एक्ट बना दिया 1950 में, पुलिस के लिए पुलिस फोर्सेस एक्ट बना दिया, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ राइट 1966 में, इसी प्रकार बॉर्डर सिक्योरिटी एक्ट बना दिया बीएसएफ के लिए। तो ऐसे कई कानून पार्लियामेंट ने बनाए हैं। तो आगे क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो आप फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या जो सैनिकों के साथ साथ वहां पर जो नॉन कम्बैटेंट कर्मचारी होते हैं, जैसे बार्बर हो गया, कुक हो गया, कारपेंटर हो गया, मैकेनिक्स हो गए, चौकीदार हो गए, बूट मेकर हो गए ना, क्या उनके ऊपर भी लागू होता है? यस, द आर्टिकल 33 कवर्स बोथ कॉम्बैटेंट एंड एज वेल एज नॉन कॉम्बैटेंट मेंबर्स। नॉन कॉम्बैटेंट मेंबर्स ये वाले, तो इनके ऊपर भी आर्टिकल 33 लागू होता है। इनके फंडामेंटल राइट्स भी स्टेट और पार्लियामेंट कंट्रोल कर सकता है। ठीक है जी। आगे बात आती है जी मार्शल लॉ। जब मार्शल लॉ हो तब फंडामेंटल राइट्स कैसे ऑपरेट होते हैं, थोड़ा मार्शल लॉ के बारे में पढ़ ले। मार्शल लॉ होता है जी मिलिट्री रूल। भी किसी एरिया में मिलिट्री का राज आ गया और वहां का जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री की अथॉरिटी चला रही है, उसे कहते हैं मिलिट्री रूल आ गया। ठीक है जी। तो रादर देन फॉलोइंग द ऑर्डिनरी लॉज, जो वहां के जो आम लॉ है, आम कानून है, उनको फॉलो करने की बजाय
क्या होता है, वहां का प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कैसे रन होता है, यूजिंग मिलिट्री रूल्स एंड रेगुलेशंस। मिलिट्री की रूल्स एंड रेगुलेशन को यूज करते हुए वहां का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन रन होता है। ठीक है जी। तो ये सब चीजें किसमें कवर है, आर्टिकल 34 में। आर्टिकल 34 क्या कहता है, फंडामेंटल राइट्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी क्षेत्र में अगर आपका मार्शल लॉ लगा है, मतलब मिलिट्री रूल लगा है, तो वहां के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे फंडामेंटल राइट्स लागू नहीं हो रहे, क्योंकि वहां पर अगर मार्शल लॉ है तो उनके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। आगे आपने एक बात याद रखनी है कि जो मार्शल लॉ होता है वो मिलिट्री लॉ से अलग होता है। मार्शल लॉ हमने पढ़ा कि किसी एरिया में मिलिट्री अथॉरिटी का रूल हो गया, पर मिलिट्री लॉ क्या होती है, मिलिट्री लॉ क्या होता है, वो वाले कानून जो कि एप्लीकेबल होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर, उसे कहते हैं मिलिट्री लॉ। आगे थोड़ी जनरल नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं कि मार्शल लॉ किसी जगह पर क्यों लगाया जाता है, किसी जगह पर मिलिट्री रूल क्यों लगाया जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि किसी एरिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, जैसे वॉर चल रही हो, किसी ने हमारे ऊपर इन्वेजन कर दिया, बाहर के किसी देश ने कर दिया या किसी एजेंसी ने कर दिया, किसी ने भी इन्वेजन कर दिया हमारे खिलाफ, जहाँ देश के अंदर ही विद्रोह हो गया, रिबिलियन हो गया या राइट वगैरह हो गए, तो ये सब क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है। तो इनको निपटने के लिए, ठीक, तो हम कंसेप्ट है कि टू रिपेल फोर्स बाय फोर्स, ताकत को ताकत के साथ हमने हराना है, ताकि मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग ऑर्डर, तो जो कानून व्यवस्था और पहले जैसे हालात हम ले आए, जहाँ अच्छे हालात को मेंटेन रखें, इसलिए वहां पर उस एरिया में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। द मिलिट्री अथॉरिटीज बिकम ऑल पावरफुल, तो पावर किसके पास आ जाती है, सारी की सारी जो हमारी मिलिट्री अथॉरिटीज है। तो इतनी पावर आ जाती है कि वो सिविलियन को सजा भी दे सकते हैं। कैसी सजा, कई प्रकार की सजा, कैन इवन सेंटेंस देम टू डेथ, उनको मौत की सजा भी दे सकते हैं। ये बात हो गई। अच्छा जी, हमने काफी राइट्स पढ़ लिए। अब एक बात और पढ़ेंगे, जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसकी प्रेजेंट पोजीशन अब क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया गया। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप अब पढ़ते हैं इसी को। ओरिजिनली जब संविधान बना था, द राइट टू प्रॉपर्टी वाज ए फंडामेंटल राइट, तो ये एक फंडामेंटल राइट था। 2 आर्टिकल इससे डील करते थे, आर्टिकल 19(1)(f एंड आर्टिकल 31। ठीक है, वर डीलिंग विद द राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 19(1)(f क्या कहता था, फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। हर सिटीजन का, हर भारतीय नागरिक का ये फंडामेंटल राइट है कि वो जमीन को अक्वायर कर सकता है, खरीद सकता है, ले सकता है, अपने रिश्तेदारों से, अपने माता पिता से अक्वायर कर सकता है, उसको रख सकता है, और डिस्पोज, बेच सकता है, किसी को दे सकता है, ऑफ प्रॉपर्टी। ये आर्टिकल 19(1)(f के अंतर्गत था। और आर्टिकल 31 क्या कहता है, क्या कहता था, फंडामेंटल राइट है किसका, अगेंस्ट डिप्राइवेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी वेदर सिटीजन और नॉट, चाहे सिटीजन हो चाहे नहीं हो, उसके खिलाफ आप फंडामेंटल राइट जो प्रॉपर्टी है उसको डिप्राइव नहीं कर सकते, उससे वापस नहीं ले सकते। फंडामेंटल राइट अगेंस्ट डिप्राइवेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी, किसी से आप उसकी प्रॉपर्टी छीन नहीं सकते, चाहे सिटीजन हो चाहे नहीं। ये आर्टिकल 31 था। मतलब नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, भी आप ले तो सकते हो पर अथॉरिटी ऑफ लॉ, सिंपली आप इसी को रखो याद, राइट अगेंस्ट डिप्राइवेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो 2 कंडीशनें थी इस राइट के अंदर कि जब स्टेट ने, सरकार ने अक्वायर करना है या रिक्विजिशन करनी है। अक्वायर करना होता है ले लेनी जमीन, रिक्विजिशन होती है कुछ समय के लिए उस चीज का यूज करना। ठीक है ना, रिक्विजिशन क्या होती है, एन ऑफिशियल ऑर्डर लेइंग क्लेम टू द यूज ऑफ प्रॉपर्टी और मटेरियल, हमने कोई भी प्रॉपर्टी या मटेरियल का यूज करना है। ठीक, रिक्विजिशन ऑफिशियल ऑर्डर, ऑफिशियल ऑर्डर क्या सिग्निफाई करता है भी, हाँ भी पीछे से ऑर्डर आए हैं और ये कंपल्सरी है,
तो जमीन का अक्वायर करना या रिक्विजिशन करना, इसके ऊपर 2 कंडीशंस थी। क्या कि जो जिस चीज के लिए आपने जमीन लेनी है वो पब्लिक पर्पस होना चाहिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं, कोई पब्लिक पर्पस, सरकारी काम के लिए जमीन का यूज करना है। प्रॉपर कंपनसेशन टू द ओनर, तो जिससे आपने जमीन लेनी है उसको प्रॉपर कंपनसेशन भी देना है, ये बातें थी। तो पर ये दोनों आर्टिकल ना, आर्टिकल 91F एंड आर्टिकल 31, ये क्या है, रिपील हो गए, हटा दिए गए। किसके द्वारा? 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के द्वारा। ठीक है जी। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट वाज अबॉलिश्ड, अब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं रहा। ठीक है जी। अब क्या हो गया, ए न्यू आर्टिकल, कौन सा, 300A इन पार्ट 12 वाज इंसर्टेड। हेडिंग क्या था उसका, राइट टू प्रॉपर्टी। अब संविधान में एक नया आर्टिकल, कौन सा, 300A जोड़ दिया गया इन पार्ट 12। क्या है उसका नाम, क्या है हेडिंग, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है जी। तो जो ये आर्टिकल है 300A, इसमें क्या कहा गया है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। किसी को भी उसकी प्रॉपर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता। कैसे, अगर करना है तो कैसे होगा, कानून के द्वारा। ठीक है जी। तो हम देख सकते हैं कि अब क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी संविधान में मेंशन है आर्टिकल 300A में। ठीक है जी। तो इसका मतलब वो क्या है, संवैधानिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ये किसी का कानूनी हक है। ठीक है जी, है, ये एक लीगल राइट है। ठीक है ना। तो अब क्या है पोजीशन, क्या द राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट और ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट नहीं है जी। ठीक है। इसकी क्या इम्प्लीकेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।